मैं आपको मोटी मोटी बात वो बताता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। दोनों को मैंने टूर पे, हाईवे पे सब जगह चलाया, तो मैं उसका एक्सपीरियंस बताता हूँ दोनों का कैसा है। तो क्वालिटी की बात कर लेते हैं यार। अगर दोनों बाइक की क्वालिटी हम देखें और उसके अलावा दोनों ही बाइकों में ऑल एलईडी सेटअप मिल जाता है। जैसे ये सेम रोड्स पे, सेम जगह पे मैंने ये बाइक भी बहुत चलाई है, क्योंकि ये 15,000 किलोमीटर चला दी मैंने टूर पे। इसके अंदर जो पावर है वो इससे डबल है, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस पे कितना फ़र्क पड़ता है हाईवे पे या टूरिंग पे, वो भी इसके अंदर थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं। तो अब मैं आपको मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि किस तरह के राइडर को ये बाइक लेनी चाहिए और किस तरह के राइडर को ये बाइक लेनी चाहिए। व्हाट्सअप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं गुरिल्ला 450 वर्सेस CB 350 RS, यानी कि एक कंपैरिजन वीडियो है। ये गुरिल्ला 450, इसको मैंने चलाया है 5000 प्लस किलोमीटर अब तक, और इसको मैंने 15,000 प्लस किलोमीटर चलाया है। ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि इस तरह का कंपैरिजन आपको शायद ही देखने को मिलेगा। बहुत ही कम वीडियोज़ होंगी इस तरह की, क्योंकि ये दोनों ही बाइक मेरी हैं। दोनों ही बाइक्स को मैंने हाईवे पे चलाया है, सिटी में चलाया है, और टूरिंग करी है दोनों ही बाइक्स पे, पिलियन के साथ, विदाउट पिलियन, सोलो, और ऑफ रोडिंग भी करी है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है दोनों बाइक्स के साथ, उसके बेसिस पे मैं आपको बता पाऊँगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है और कौन सी बाइक में क्या प्लस पॉइंट्स है और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लुक से। तो लुक वाइज देखो तो यार, मुझे पर्सनली होंडा की CB 350 RS जो है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। रोड प्रेजेंस इसकी ज़्यादा अच्छी है, देखने में ज़्यादा बड़ी लगती है ये, और काफ़ी अच्छी रोड प्रेजेंस है इसकी। और साथ में जो ये एक्सेसरीज़ के ऊपर लगी हुई है ना, उसके बाद तो ये काफ़ी मैसिव लुक देती है। ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। ये रोडस्टर कैटेगरी है, तो ये भी काफ़ी अच्छी लगती है, इसको भी काफ़ी अट्रैक्शन मिलता है रोड पे। बट दोनों में ओवरऑल मैं कंपेयर करूँ तो मुझे पर्सनली होंडा की CB 350 RS ज़्यादा अच्छी लगती है, और बड़ी भी है, मैसिव दिखती है। इसके अंदर जो फ्रंट व्हील है वो 19 इंच का है, लेकिन 110 सेक्शन का है, यानी कि 110 mm जो है उसकी विड्थ है, चौड़ा है। और ये जो है ये 120 सेक्शन का है, 17 इंच का व्हील फ्रंट वाला। और रेयर की बात करें तो ये रेयर का टायर, जो पीछे का जो टायर है इसका, ये 17 इंच का है, लेकिन 150 सेक्शन का है। और ये भी 17 इंच का है, लेकिन ये है 160 सेक्शन का टायर। तो इसके अंदर जो टायर है ना, फ्रंट के और जो रेयर के, वो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा वाइड है। तो इसकी जो सीट हाइट है वो है 780 mm, और इसकी सीट हाइट है वो है 800 mm। तो 20 mm का फ़र्क है। मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। तो मेरी हाइट है 5.6 इंचेस, तो मेरे पैर दोनों आराम से ज़मीन पे हैं, दोनों पैर, और फ्लैट फुट मैं कर पा रहा हूँ। तो जिनकी कम हाइट है उनके लिए तो ये बेस्ट है। 5.6 इंचेस हाइट के साथ मैं जब ये बाइक पे बैठता हूँ, ये तो इस पे दोनों पंजे मेरे टच हो जाते हैं, दोनों ज़मीन पे, उसमें फ्लैट फुट हो जाता है 5.6 इंच की हाइट के साथ। लेकिन राइड करने में 5.6 इंच वाली हाइट के साथ मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने ऑफ रोड करे हैं और पहाड़ों में बहुत चलाई है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि दोनों पैर इसमें यहाँ पे दोनों पंजे सही टिक जाते हैं ज़मीन पे। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंजन की। इंजन जो है इसके अंदर 350 cc का है, और ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, ये एयर कोल्ड इंजन है। उसके अंदर आपको मिल जाता है 450 cc का इंजन, जो कि लिक्विड कूल्ड है, और वो शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है। ये CB 350 RS का इंजन ये प्रोड्यूस करता है 20 पॉइंट समथिंग bhp की पावर, और टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है 30 Nm के आसपास। और वो गुरिल्ला 450 का इंजन ऑलमोस्ट इससे डबल पावर प्रोड्यूस करता है। ये 40 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 40 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क में 10 Nm का फ़र्क है, और पावर इससे डबल है गुरिल्ला 450 में। पर क्या इतनी पावर आपको सही में चाहिए होती है टूर पे? इसके अंदर जो पावर है वो इससे डबल है, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस पे कितना फ़र्क पड़ता है हाईवे पे या टूरिंग पे, वो भी इसके अंदर थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं। तो जैसा कि इंजन की हमने बात करी थी, तो जो पावर है 40 PS की, जो 40 bhp इसके अंदर है, तो ये बहुत ही अग्रेसिव बाइक है। मतलब ये शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है, इसको हाई RPM पे चलना है। इसको आप 3,000-4,000 RPM पे रखोगे ना, उससे ऊपर रखोगे, तो ये बाइक बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। और इसके अंदर एक आपको रश मिलता है, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, मतलब ये थ्रिल है। इसमें पावर आपको बहुत ज़बरदस्त मिल जाती है, जैसे उससे डबल पावर मिल जाती है, तो भागती बहुत अच्छा है ये।
इसकी टॉप स्पीड, वैसे मैं बहुत स्पीड में बाइक चलाता नहीं हूँ, मैंने जो चलाई है 130 135 के आसपास तक इसको मैंने टॉप स्पीड तक चलाया है। एक आध बार चेक करने के लिए कि कितनी हाईवे पे, जब खाली जगह मिली थी टूर पे तो चला के देख रहा था। तो कहीं पे आपको रोड पे, हाईवे पे कहीं पे ओवरटेक करना है, सिटी में भी हो, तो इसमें आप ज़रा सा थ्रॉटल को आप हल्का सा मरोड़ो और ये बाइक गोली की तरह भाग जाती है। तो ये इसके अंदर एक बहुत ही ख़ास बात है। तो आपको अग्रेसिव राइडिंग पसंद है तो गुरिल्ला आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपने KTM चलाई हो तो कुछ उस तरह का कैरेक्टर है इसका, उस तरह की मतलब पावर डिलीवर करती है, बहुत फास्ट पावर डिलीवर करती है। और इसकी बात करें तो पावर इसके अंदर वैसे 20 bhp आपको सुनने में कम लगेगी, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर टॉर्क ज़्यादा है, यानी कि 30 Nm का टॉर्क है। तो ये इनिशियल में, ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है तो ये कम RPM पे ही ज़्यादा पावर डिलीवर कर देता है। तो पहला दूसरा गियर तो इसका नॉर्मल है, और इसमें जैसे ही आप थर्ड और फोर्थ गियर में होते हैं ना, तो मिड रेंज परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है। रिलैक्स टूरिंग, यानी कि पूरे दिन आपको 80 से 100 के बीच में चलना है तो ये बहुत अच्छी है। पावर इसमें भी कम फील नहीं होती, और पूरे दिन आपको राइड करनी है, पूरे दिन चलना है, तो कंफर्ट के हिसाब से, रिलैक्स राइडिंग के हिसाब से ये बहुत अच्छी है। जो यंगस्टर है, जो यूथ है, उनको ये ज़्यादा पसंद आ सकती है क्योंकि ये भागती बहुत तेज़ है। अब हम टूरिंग की बात कर ही रहे थे तो मैं आपको इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस बाइक में, वो है इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये आई थिंक 5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले है इसका, राउंड शेप में। ये इसके अंदर एक बहुत प्लस पॉइंट है क्योंकि इसके ऊपर आपको एक नेविगेशन पूरा कनेक्ट हो जाता है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं, जो एक्चुअल नेविगेशन है, जो आप गूगल ऐप में, गूगल नेविगेशन ऐप में देखते हो, वो इसमें पूरा एज इट इज़ इंटीग्रेट हो जाता है, मिररिंग हो जाती है। तो टूर पे जाने के लिए, कहीं पे आप जा रहे हो तो इस पे आप कनेक्ट कर लो फ़ोन अपना जेब में रखो और राइड करते रहो, तो वो बहुत ईजी है इसके अंदर। उसमें वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप है, तो इसमें फ़ोन आपको वैसे माउंट करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से तो ये एक इसमें एक ये अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। और टूरिंग के लिए भाई, टूरिंग के लिए इसका जो फ्यूल टैंक है, ये 11 लीटर का फ्यूल टैंक है। इसकी माइलेज टूर पे 28-30 ऐसे आती है, अगर आप सही से चला रहे हो तो। बहुत अग्रेसिवली चलाओगे तो 25 या और भी कम हो सकती है, डिपेंड करता है कैसे राइड कर रहे हो, बट नॉर्मली अगर बात करें तो 30 की माइलेज मिल जाती है। और टैंक रेंज जो है ना, वो इसका एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि 11 लीटर का टैंक है। जब इसको पूरा फुल टैंक करके हम इसको राइड करते हैं तो 220, 230 या मैक्स टू मैक्स 240 इतना किलोमीटर राइड करने के बाद इसके अंदर लो फ्यूल की वार्निंग आ जाती है और फ्यूल टॉपअप करने का इंडिकेशन आ जाता है। तो कह सकते हैं कि 11 लीटर का टैंक है तो 7 या 8 लीटर के बाद इसके अंदर आपको दोबारा फ्यूल टॉपअप करवाना पड़ेगा। तो फ्यूल टैंक रेंज आपको मिलती है 220 से 240 के आसपास। अब दूसरी तरफ है ये बाइक, टूर पे इसको लेके जा रहे हैं ना, इसको टूर पे लेके जा रहे हैं, तो इसका जो फ्यूल टैंक है ये 15 लीटर का फ्यूल टैंक है, ठीक है। माइलेज इसकी बड़े प्यार से 35 की माइलेज बड़े आराम से निकल जाती है हाईवे पे। और थोड़े आप और अच्छे से चलाओ, अगर आप क्रूज़ ही कर रहे हो 80, 90 या 100 पे, 80 से 100 के बीच में क्रूज़ कर रहे हो, इतनी आपकी स्पीड है, तो ये 40 की माइलेज भी दे देती है। इसमें 450 किलोमीटर की रेंज बड़े आराम से मिल जाती है। और उसके अलावा दोनों ही बाइकों में ऑल LED सेटअप मिल जाता है, जैसे ये LED फ्लैशर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, हेडलाइट है, टेल लाइट है, ऑल LED सेटअप है दोनों ही बाइक्स में, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और हेडलाइट की अगर बात करें तो आज के टाइम में जितनी बाइक्स आ रही हैं BS6 नॉर्म्स की वजह से, तो हेडलाइट किसी की भी इनफ नहीं हो रही, किसी की भी इनफ नहीं है टूरिंग के लिए। इसलिए आपने अगर आप ध्यान दोगे तो इस पर मैंने ऑक्स लाइट लगवा रखी है, रात को अगर राइड करनी है, टूर करना है तो उसके लिए। तो ऑक्स लाइट आज के टाइम में कोई भी बाइक आप ले लो, ऑक्स लाइट तो आपको लगवानी पड़ेगी। टूर कर रहे हो, रात को कहीं पे राइड करते हो तो उसके बिना तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं दोनों की माइलेज की। ये क्योंकि ये हाई परफॉर्मेंस इंजन है तो इसकी जो माइलेज निकलती है सिटी में वो निकलती है 23 से 25, और हाईवे पे ये दे देती है 30 तक की माइलेज। और अगर आप बहुत ही प्यार से चलाओगे तो 34 तक भी दे सकती है, पर फिर इस बाइक को 450 सीसी है, उतना आराम से चलाने का फ़ायदा नहीं है। तो 30 की आप मान के चलो, 30 की हाईवे की माइलेज और सिटी में 23 या 25। अब दूसरी तरफ है ये, इसकी जो माइलेज निकल के आती है वो सिटी में मैंने अब तक 35 से कम तो माइलेज देखी नहीं है। 35 तो निकाल देता हूँ मैं बड़े आराम से, और हाईवे पे निकल जाती है 40 तक भी आराम से। और मेरा भाई है पंकु पल्सरिया, वो चलाता है तो 80 से 100 की स्पीड में अगर क्रूज़ करते हैं प्यार से तो ये 45 तक भी माइलेज दे देती है। लेकिन वैसे जो प्रैक्टिकल माइलेज है वो 40 की आप मान के चलो, 35 से 40 हाईवे पे निकल जाती है।
तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। किसी को शायद राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, कोई ज़्यादा अग्रेसिवली राइड करता है तो वो 30 भी निकालेगा इसके अंदर, इसमें फिर वो 18 भी निकाल देगा। तो वो राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है अपने अपने। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले इसको 1.5 साल हो गया, इसको 6 महीने हो गए, तो उसके हिसाब से। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। ये मुझे पड़ी थी दिल्ली में ऑन रोड 2,95,000 की, और ये मुझे पड़ी थी लगभग 2.5 लाख की ऑन रोड दिल्ली में। एक्सेसरीज़ का कॉस्ट है वो दोनों का अलग अलग है, वो बाद में लगवाई थी। तो आई थिंक सारे पॉइंट्स जो हैं विजुअल डिफरेंसेस वो मैंने सारे बता दिए हैं, छोटे मोटे पॉइंट्स। और कुछ जो रह गए हो तो वो आप कहीं भी देख सकते हो। मैं आपको मोटी मोटी बात वो बताता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। दोनों को मैंने टूर पे, हाईवे पे, सब जगह चलाया, तो मैं उसका एक्सपीरियंस बताता हूँ दोनों का कैसा है। ये जो बाइक है ना, ये ऑलराउंडर बाइक है। ये इसकी जो पावर है 350 सीसी का इंजन है। ये ना ही ज़्यादा है बहुत और ना ही बहुत कम है। तो इससे आप सिटी में राइड करो, कहीं पे भी राइड करो, हाईवे पे राइड करो, पहाड़ों में या ऑफ रोड, तो इस बाइक ने हर जगह परफॉर्म अच्छा किया है। और मैंने विद पिलियन भी इस पर एक लंबा टूर मारा था, दिल्ली टू किन्नौर। वो मेरे चैनल पे वीडियोस है, किन्नौर वाली ट्रिप। पिलियन को बिठा के साइड में सैडल बैग्स लगा के, जिसमें पूरा सामान भी था, उन सब के साथ मैंने राइड की है पिलियन के साथ। तो कहीं भी बाइक में ना, मतलब इसमें पावर की कहीं कमी फील नहीं हुई, चाहे खड़ी चढ़ाई हो या ऑफ रोड हो। सस्पेंशन इसके थोड़े ज़्यादा सही हैं इस वाली बाइक से, तो कहीं भी ऑफ रोड तो ये आराम से ग्लाइड करती हुई निकल जाती है। और उसका एक रीज़न ये भी है कि फ्रंट व्हील जो है ना वो 19 इंच का है, जिसकी वजह से गड्ढे वड्ढे होते हैं तो ये आराम से निकल जाती है। सस्पेंशन इसके भी मैं ख़राब नहीं कहूँगा, लेकिन कंपैरिजन क्योंकि हम कर रहे हैं तो ये थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है ऑफ रोड में भी और वैसे भी। अब टूर पे हम दोनों बाइक्स को भी लेके गए हैं साइड बाय साइड। उसकी वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, तो आप देख सकते हो टूरिंग पे दोनों बाइक कैसी परफॉर्म कर रही थी। तो टूर पे अगर क्रूज़ कर रहे हैं तो ओवरटेक वगैरह करना हो तो ये बहुत क्विक बाइक है। इसमें आप किसी भी गियर में हो ना, आपको बस थोड़ा सा थ्रॉटल देना है और ये बाइक गोली हो जाती है। हालांकि उतनी ज़्यादा स्पीड प्रैक्टिकल नहीं है। ये 130 120 एक दो बार बीच में मैंने करी है, लेकिन वो कितना, एक बार टेस्ट करने के लिए। तो टूर पे आप इतनी तेज़ बाइक को चलाओगे नहीं। तो प्रैक्टिकली ये जो बाइक है, जितनी स्पीड इसमें है ना, इसकी मैंने टॉप स्पीड कितनी 120 125 शायद चलाई हो, और वो भी एक दो बार। टूर पे मैं रखता हूँ बाइक को 80 से 100, चाहे वो ये बाइक हो या ये बाइक हो। तो पावर इसमें बेशक ज़्यादा है, लेकिन वो पावर टूर पे मतलब उतनी ज़्यादा काम नहीं आती है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें सोचना पड़ता है 200 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे तो लास्ट का डंडा बचेगा, वो उसमें 220, उसमें थोड़ी देर और चलेगी 20-25 किलोमीटर, तो मोटा मोटा 220-240 के बाद ये बोलेगी पेट्रोल डलवाओ। इसका भाई पूरा मतलब सुबह से शाम तक टूर कर सकते हैं। 400 450 किलोमीटर आप कैसी भी राइड कर लो, 400 तो प्लस है ही इसका फ्यूल टैंक रेंज। तो ये एक माइनस पॉइंट है इस बाइक का, और इस बाइक का ये प्लस पॉइंट है कि फ्यूल टैंक रेंज बहुत ही अच्छी है, माइलेज अच्छी है और कम पैसे लगते हैं। क्योंकि राइड कितनी करनी है, पिलियन को बिठा के भी 100 की स्पीड में इससे पूरे दिन राइड कर सकते हो। इस बाइक पे कोई ऐसा मतलब पावर की कमी फील नहीं होती, तो टूरिंग के लिए ये बाइक अच्छी है। तो बाकी तो और चीज़ें सेम है, ड्यूल चैनल ABS है दोनों में, लेकिन इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल एक चीज़ है जो एडिशनल मिल जाती है। यानी कि बारिश है या कहीं पे गीला है तो ट्रैक्शन कंट्रोल, वैसे कहते हैं कि इतने छोटे इंजन में ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हाँ मैंने ये बाइक चलाई है, ये बाइक चलाई है, कहीं ना कहीं थोड़ा सेफ फील होती है ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से। कहीं पे मतलब ऐसा बाइक जो है ना अनस्टेबल कम होती है ये वाली। और कॉर्नरिंग के लिहाज से देखिए तो ये जो टायर है ना, ये डिज़ाइन ऐसे हैं कि कॉर्नरिंग और लीनिंग, मतलब कॉर्नरिंग बहुत अच्छी इससे हो जाती है गोरिल्ला के टायर से, क्योंकि इनका डिज़ाइन ऐसा है, तो लीन बहुत ईजिली हो जाती है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये C8 के टायर है तो इनकी ग्रिप अच्छी नहीं है। ये काफ़ी सारे लोगों से मुझे फीडबैक मिला है, काफ़ी लोगों से मैंने बात करी है कि C8 के टायर का ग्रिप है, फीडबैक टायर से वो अच्छा नहीं है। सेम रोड्स पे, सेम जगह पे मैंने ये बाइक भी बहुत चलाई है, क्योंकि ये 15,000 किलोमीटर चला दी मैंने टूर पे, पहाड़ों में भी। तो उतनी ही कॉर्नरिंग मैं इससे कर लेता हूँ, इसमें कभी मेरे कॉन्फिडेंस की कमी फील नहीं होती। इसमें कॉन्फिडेंस की कमी फील होती है कॉर्नरिंग करते टाइम की, मुझे लगता है कि गिर जाऊँगा, थोड़ा कम और थोड़ा ध्यान से चलाऊँ। वो है इसके टायर की थोड़ी कमी है। इसमें MRF के जैपर मिल जाते हैं जो टायर अच्छे हैं, इसमें टायर जो है C8 के हैं तो टायर इसके अच्छे नहीं हैं। रोड पे देख के ना इसको कोई अंडर एस्टिमेट कर सकता है कि ये बड़ी बाइक है, टूर पे दोनों साथ में जा रही हैं, और ये छोटी बाइक है, लेकिन जब कोई ओवरटेक करना हो ना, कोई ऐसे अंडर एस्टिमेट करता है, आप जरा सा परफॉर्मेंस मोड में बाइक को लगा के ऐसे थ्रॉटल दो और फिर देखो, ये दिखती छोटी है बट ये रॉकेट है। ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं। ब्रेकिंग जो है ना इस बाइक की मतलब स्पॉट ऑन है। ब्रेकिंग में कहूँगा इस बाइक की बहुत अच्छी है, उसकी ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं है कंपेयर टू दिस बाइक। इसकी ब्रेकिंग बहुत स्पॉट ऑन है, मतलब
जहाँ आपने ब्रेक लगा दी तो वहाँ पे बाइक मतलब आपकी रुक जाएगी, और होनी भी चाहिए क्योंकि इसकी पावर इतनी ज़्यादा है ना, तो ब्रेकिंग इसकी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो जितनी पावर है उसके हिसाब से ब्रेकिंग के हिसाब से मैं इस बाइक को दूंगा, ये बाइक ब्रेकिंग के हिसाब से ज़्यादा अच्छी है। क्लच की बात करते हैं। क्लच जो है ना, इसका तो काफ़ी हार्ड है, अब तो मुझे खैर हैबिट होगी, मैं पास से दिखा देता हूँ। तो इसका जो क्लच है ना, ये आप एक उंगली से भी दबा सकते हो, वैसे ये होंडा का है ही, ये देखो, ये एक उंगली से भी क्लच इसको आप दबा सकते हो, ये देखो। तो ये तो होंडा का है। वर्ल्ड में जितनी भी बाइक्स है ना, होंडा की बाइक्स में लाइटेस्ट क्लच आपको मिलेगा, और इसका क्लच इसके कंपैरेटिवली काफ़ी हार्ड है। वैसे अगर आप देखोगे रॉयल एनफील्ड के हिसाब से तो हार्ड नहीं है, इसको तो एक से दबाने में जान से निकल जाएगी, हो ही नहीं रहा, उंगली अकड़ गई मेरी। तो क्लच के हिसाब से देखेंगे तो ये काफ़ी सही है। और सिटी में अगर राइड कर रहे हैं ना, ये शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है, तो इसमें बार बार गियर चेंज करने पड़ते हैं, और ये एक गियर में लंबी चलती है, तो चाहे विद पिलियन हो चाहे विदाउट पिलियन हो, ये सिटी में भी कंफर्टेबल है, हाईवे पे भी कंफर्टेबल है। ये सिटी में अगर आप चला रहे हो, पीछे पिलियन बिठाया है और परफॉर्मेंस मोड है, तो इसमें पावर ज़्यादा है, तो अगर आप थ्रॉटल दे रहे हो तो पिलियन पीछे एकदम से ऐसे होगा, पीछे बैठा बैठा, फिर आप हल्की सी ब्रेकिंग, जब आप थ्रॉटल छोड़ते हो तो फिर पिलियन, तो पिलियन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करेगा इस बाइक पे। अगर इस बाइक पे आपको पिलियन बिठाना है तो इको मोड में चलाओ। तो सीट अगर देखें, लंबाई के हिसाब से देखें तो सीट इसकी ज़्यादा अच्छी है, चौड़ाई भी इसकी ज़्यादा अच्छी है। और लेकिन अगर सीट कुशन की बात करें तो कुशन जो है ना, वो थोड़ा कंफर्टेबल इसका है, इसका कुशन अच्छा है, सीट सॉफ्ट है इसकी, उसमें आपको एरिया रूम ज़्यादा मिल जाता है, सिटिंग रूम ज़्यादा मिल जाता है, चाहे वो पिलियन के लिए हो चाहे राइडर के लिए। इसकी ये जो ये लो राइडर सीट है ना, ये स्पून वाली शेप जो है ऐसी, ये मुझे थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल लगती है, क्योंकि बैठने का एरिया इसमें आपको कम ही मिलता है, क्योंकि ये जो एरिया, ये इसमें सीट का जो एरिया है वो वेस्ट हो रहा है। मैं प्रेफर करूँगा कि इस टाइप की सीट है ना, वो मुझे ज़्यादा पसंद है, उसमें आप चाहे पीछे होकर बैठो चाहे आगे होकर बैठो, इसमें आपको सिटिंग रूम उतना नहीं मिल पाता, चाहे राइडर के हिसाब से देखो या पिलियन के हिसाब से। अब बात करते हैं वाइब्रेशन की। तो यार वाइब्रेशन के हिसाब से ना, ये जो है ना, ये बहुत स्मूथ इंजन है, इसके अंदर बहुत ही कम वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन में तो होंडा की इस बाइक से कोई कंपैरिजन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। CB350 RS चलाने के बाद गुरिल्ला चलाओगे तो गुरिल्ला में आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होगी, बट वो 450 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है, तो वाइब्रेशन उसमें थोड़ी बहुत तो होगी। बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं कौन सी ज़्यादा रिफाइंड है, तो ये ज़्यादा रिफाइंड है, ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप ओवरऑल देखोगे आरई की बाइक्स के हिसाब से, आपने अगर पुरानी रॉयल एनफील्ड चलाई हो या थंडरबर्ड चलाई हो, पुरानी वाली क्लासिक चलाई हो, उसके लिहाज से अगर आप देखोगे तो ये रॉयल एनफील्ड की बेस्ट है, मतलब अब तक ये बहुत स्मूथ है उनके हिसाब से। एक मेरा दोस्त है, उसके पास क्लासिक 350 है, 2017 या 15 मॉडल शायद, उसने ये बाइक चलाई, वो कह रहा है कि इसके अंदर वाइब्रेशन ही नहीं है। तो जिन्होंने पुरानी आरी चलाई है ना, उसके हिसाब से इसके अंदर बहुत कम वाइब्रेशन है। सर्विस कॉस्ट की बात कर लेते हैं। सर्विस कॉस्ट के हिसाब से ना आरी आपको सस्ती पड़ती है। इसकी फ्री सर्विस अभी सेकंड फ्री सर्विस मैंने करवाई है, तो 1300-1500 इसका इतना खर्चा आता है। इसकी थर्ड फ्री सर्विस का मेरे ख्याल से खर्चा आया था 2200-2300। तो सर्विस के लिहाज से ये आपको सस्ती पड़ती है रॉयल एनफील्ड की बाइक्स, चाहे वो कोई भी हो। होंडा की सर्विस थोड़ी सी महंगी है, लेकिन वो प्रीमियम भी है, इनके सर्विस सेंटर ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे आपको अच्छे स्किल्ड टेक्नीशियन मिल जाएंगे, आप जाओगे देखोगे तो देखते ही पता लग जाएगा कि आप, क्योंकि वो क्या है कि ये जो बाइक है सिर्फ होंडा बिग विंग में मिलती है और वहीं सर्विस होती है, तो वो प्रीमियम सेगमेंट है। यहाँ पे आप 350 सीसी की बाइक लेके जा रहे हो, वहीं पे आपकी होंडा की गोल्ड विंग है और होंडा की CBR 1000 RR है, वो वाली बाइक्स भी वहीं सर्विस होंगी और वही टेक्नीशियन, वही लोग आपकी इस बाइक पे सर्विस कर रहे हैं। तो फ़र्क तो होगा, जो बड़ी बाइक की सर्विस कर रहे हैं होंडा बिग विंग में, वहीं पे आपकी वो लोग छोटी बाइक की सर्विस कर रहे हैं। सर्विस क्वालिटी तो होंडा की ज़्यादा अच्छी है, होंडा बिग विंग की। लेकिन वैल्यू फॉर मनी अगर आप देखोगे, जिस प्राइस पे ये आती है और जिस कम पैसों में आपको सर्विस चाहिए, तो उस हिसाब से इनके सर्विस सेंटर ठीक है। मतलब मैं कमी नहीं बता सकता, क्योंकि आप प्राइस उतना ही पे कर रहे हो, उसमें आप प्रीमियम अमाउंट पे कर रहे हो, इसलिए आपको प्रीमियम सर्विस मिल रही है। ये वैल्यू फॉर मनी है। अब यहाँ पे एक कैच है, बाइक रीजनेबल प्राइस पे, मतलब बाइक अफोर्डेबल प्राइस इसका है 450 सीसी 40 PS की पावर, तो ये 3 लाख की 3 लाख से कम में पड़ जाती है, और ये 2.5 लाख की पड़ रही है 350 सीसी। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से ख़रीदने के टाइम पे ये सस्ती है, सर्विस इसकी सस्ती है। लेकिन आप स्पेयर पार्ट्स की बात करें और एक्सेसरीज़ की बात करें, तो इसके स्पेयर पार्ट्स और इसकी एक्सेसरीज़ सस्ती हैं। आरी के जो पार्ट्स हैं
एक्सेसरीज़ हैं वो बहुत कॉस्टली है, ओवर प्राइस्ड है। इनके बहुत रीज़नेबल प्राइस्ड हैं। मेरे को अभी फ़िलहाल तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इसकी एक्सेसरीज़ कितने की है, और इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वो आप चैनल पर जाके देख लो। अब जैसे मिरर का एग्जांपल देता हूँ, इसके जो मिरर है ये बार एंड मिरर, ये 7100 रुपये के हैं, 7100। ये जो इसका लेग गार्ड लगा हुआ है, इंजन क्रैश गार्ड लगा हुआ है, ये 4,500-5,000 का है। इसकी एक्सेसरीज काफ़ी रीजनेबल प्राइस है। इसकी कोई भी एक्सेसरीज 4,000-5,000 तक की नहीं पहुंच रही है। 2,500-3,000 की सारी एक्सेसरीज हैं इसके अंदर, इंक्लूडिंग ये भी। एक्सेसरीज और स्पेयर पार्ट्स इसके सस्ते हैं, और सर्विस जो है वो इस बाइक की सस्ती है। तो रिलायबिलिटी की बात कर लेते हैं। ये बाइक 15,000 किलोमीटर मैंने चला दी, और सिर्फ रूटीन सर्विस इसमें होती है, उसके अलावा इसके अंदर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हाँ, ब्रेक पैड एक बार चेंज हो चुके हैं, वो तो होंगे ही, क्योंकि 15,000 किलोमीटर चल चुकी है। और इतना मैं टूर पे लेके गया हूँ, विद पिलियन मैंने इतने लंबे लंबे टूर करे हैं, बाइक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई इशू नहीं आया आज तक इसके अंदर। इस बाइक को लेके सर्विस अगर इसकी हो रखी है ना, इसको लेके कहीं भी जा सकते हैं। इसमें ये मेरी पहली आरी की बाइक है, तो इसको मैंने 5,000 किलोमीटर चलाया। अभी तक तो रिलायबिलिटी का कोई इसमें ऐसा इशू नहीं आया। आई होप कि आगे भी ना आए। बाकी 10-15 हज़ार 20,000 जब इस बाइक को मैं चला लूँगा तो बताऊँगा कि रिलायबिलिटी इसकी कैसी है। अभी तक रिलायबिलिटी के हिसाब से ये बाइक अभी तक मेरे लिए सही काम कर रही है। तो क्वालिटी की बात कर लेते हैं यार। अगर दोनों बाइक की क्वालिटी हम देखें तो इसके अंदर ना आप किसी भी एंगल से इसको देख लो, स्विचेस की क्वालिटी देख लो, इसके अंदर चाहे कहीं से भी इसको देख लो, पेंट क्वालिटी देख लो, हर एक चीज़ इसके अंदर क्वालिटी, मतलब होंडा जैसे जो ब्रांड है ना, ये इंटरनेशनल ब्रांड है, जापानीज़ है, तो क्वालिटी में ये प्रिसाइज रहते हैं, क्वालिटी में कोई कमी नहीं छोड़ते। तो इस बाइक के अंदर क्वालिटी में मैं कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। क्लच मैंने आपको बता ही दिया, और इसके जो मिरर है, इसके अंदर स्टॉक मिरर है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है स्टॉक मिरर की। इसमें जो एक्सेसरीज़ में आते हैं ना वो लगवाएं तो अच्छे हैं, स्टॉक वालों की तो अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, TFT डिस्प्ले है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ दे रखा है, लेकिन क्वालिटी के साथ नहीं दिया हुआ। जैसे कि ये जो है ना, इसका जॉयस्टिक जो है ये काफ़ी फ्रेजाइल है, ये काफ़ी मतलब ये एक्यूरेसी से काम नहीं करती है। और एक बार तो मेरे को इसमें नेविगेशन कनेक्ट करना था, ये ढंग से काम ही नहीं कर रहा था। कई बार ऐसा होता है कि मैं बाइक राइड कर रहा हूँ, मैं जॉयस्टिक को ऐसे यहाँ से छेड़ भी नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, ये अपने आप ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो क्वालिटी में थोड़ी बहुत तो कमी है इसके अंदर। बट फिर प्राइस की बात भी कर सकते हैं कि इतने प्राइस में मिल रही है। क्वालिटी के हिसाब से अगर देखें तो होंडा हर चीज़ में, क्वालिटी में जितनी चीज़ें दी हुई है ना, सारी मतलब क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगी, सारी क्वालिटी में मतलब A1 है। इसके अंदर माना मैंने कम प्राइस में चीज़ें दी हुई हैं, प्राइस के हिसाब से ये बेस्ट बाइक है, वैल्यू फॉर मनी बाइक है। लेकिन क्वालिटी की कुछ चीज़ें हैं, स्विचेस वगैरह, जैसे मैंने आपको जॉयस्टिक का भी बताया, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंप्रूव हो सकती हैं। टैंक रेज एक माइनस पॉइंट है, बट ये रोडस्टर कैटेगरी है तो उतना कंप्लेन नहीं कर सकते। बट हाँ, जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। और टायर जैसे मैंने बता ही दिया कि टायर इसमें है, C8 के दे रखे हैं। टायर कॉर्नरिंग के लिए अच्छे हैं, बट थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस कम आता है क्योंकि ग्रिप अच्छी नहीं है टायर्स की। तो अब मैं आपको मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि किस तरह के राइडर को ये बाइक लेनी चाहिए और किस तरह के राइडर को ये बाइक लेनी चाहिए। ये बाइक उसको लेनी चाहिए जिसको अग्रेसिव राइडिंग पसंद है, जिसके पास ऑलरेडी 300 सीसी 250 सीसी वाली बाइक है, जो ऑलरेडी फास्ट बाइक चला चुके हैं, जिनको अपग्रेड करना है, तो उनके लिए ये बाइक है। आपको सुबह संडे राइड पे जाना है, ब्रेकफास्ट राइड पे जाना है, वीकेंड पे जाना है, और साथ में और जो फास्ट बाइक चल रही है, मान लो कोई 650 चल रही है, इसको लेके अगर आप जाओगे ना तो आपको वो कमी फील नहीं होगी पावर की। तो उस तरह की राइड्स के लिए अच्छी बाइक है। लेकिन आपको कोई ऐसी बाइक चाहिए जो ऑलराउंडर हो, जो जिसके अंदर शोसेबाजी तो ना हो, लेकिन काम पूरे करे, यानी कि पैसा वसूल अगर आपको बाइक चाहिए तो ये है। तो जो यंगस्टर हैं जिनको अग्रेसिव राइडिंग पसंद है, ये बाइक गुरिल्ला 450 है, उनके लिए है। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो जो थोड़े मैच्योर राइडर हैं, जिनको सिर्फ अपनी राइड से मतलब है, जिनको ऑफिस भी जाना है बाइक से और माइलेज भी देखनी है और पिलियन के साथ भी कभी कभी राइड करनी है और टूरिंग भी करनी है, ऑलराउंडर अगर आपको बाइक चाहिए तो ये बाइक जो है वो बेस्ट है, क्योंकि ये 350 सीसी का इसका इंजन है, 35 की माइलेज आराम से निकल जाती है। और सिटी में भी अगर आप चला रहे हो, डेली ऑफिस जा रहे हो, ये सब जगह कंफर्टेबल है। आपको टूरिंग करनी है, ये कंफर्टेबल है। पिलियन के साथ आपको राइड करना है, ये बाइक सही है। तो ऑलराउंडर आपको बाइक चाहिए और आप थोड़े मैच्योर्ड राइडर हो, या आपकी एज 35 है, 40 है, 50 है, तो ये वाली बाइक आपके लिए अच्छी है। अग्रेसिव राइडिंग करनी है, गुरिल्ला 450 लो। और रिलैक्स राइडिंग करनी है, लॉन्ग टूर पे जाना है, व्यूज़ देखने हैं, पहाड़ों में आपको अच्छे से एंजॉय करना है, आसपास का नज़ारा लेना है एक रिलैक्स राइडिंग करते हुए, तो ये बाइक है।
आपको सुबह ब्रेकफास्ट राइड पे जाना है, घूम घूम करते हुए चलाना है, बाइक को रॉकेट बनाना है, तो आप गुरिल्ला 450 लो। क्योंकि जैसे टैंक का मैंने बता दिया, टैंक जो रेंज है वो उसके अंदर कम मिलती है, छोटा टैंक है ये। एक बार टैंक फुल कराओ 450 किलोमीटर ले जाओ। तो आई होप जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बातें बताई, आई होप आपको बाइक सेलेक्ट करने में काम आए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, वीडियो को लाइक करो, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दो। इस तरह की वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी, क्योंकि ये दोनों ही बाइक्स मेरी हैं, इनका और जो आगे एक्सपीरियंस रहेगा वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे आपको मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।